हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। तो दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं, लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल दें, ऐसी हमारी फितरत है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, और ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन, और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर ऑक्साइड। तो दोस्तों, अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। सामान्यतः अब एक चीज जान लीजिए कि जो अम्ल वर्षा होती है, इसका पीएच मान 5 या 6 से कम होता है। किससे? 5 या 6 से कम होता है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5-6 से कम होता है, जबकि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7.0 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7.0 होता है। ठीक है। और अम्ल वर्षा कहते हैं किसे हैं? जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो जब वायु में नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, वातावरण में, तो क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एवं फास्फोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी है एसिटिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन क्लोराइड एवं एसिटिक एसिड। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अम्ल वर्षा में नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं किसमें? अम्ल वर्षा में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहां अगर आपसे पूछ लेता कि अम्ल वर्षा के घटक हैं, यह पूछता अम्ल वर्षा के घटक हैं, आपके पास ऑप्शन रहता HNO3, ऑप्शन नंबर बी रहता H2SO4, ऑप्शन नंबर सी रहता CO2, ऑप्शन नंबर डी रहता ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों, अगर अम्ल वर्षा के घटक पूछे और आपको सूत्र दे दिया गया रहे तो HNO3 और H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड यही दोनों मिला के क्या करेंगे? अम्ल वर्षा का घटक है। यही दोनों मिलाकर अम्ल वर्षा का घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए है बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल वाष्प के कारण, बी है वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, ऑप्शन नंबर डी है बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जल वाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो दोस्तों, अम्ल वर्षा होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक, अम्ल वर्षा, ठीक है, बादल के जल अर्थात H2O व सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का जो सूत्र है वह क्या है? SO2। क्या है? SO2। ठीक है, के प्रदूषक के मध्य जब क्रिया होती है तो फलस्वरूप, ठीक है, क्या होते हैं? यह फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। ठीक है। और यह SO2 जो आता है सल्फर डाइऑक्साइड, यह निकलता कहाँ से है दोस्तों? कारखानों से। ठीक है। कारखाने जो उत्सर्जन करते हैं वह किसको उत्सर्जन करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। वातावरण में इसकी मात्रा जब बढ़ने लगती है तो यह H2O अर्थात वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा करती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए है कारखानों से, बी है पेट्रोल से, सी है कोयला जलाने से, डी है लकड़ी से।
तो दोस्तों अम्ल वर्षा होती है, अभी हमने कहा आपसे कि कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो अम्ल वर्षा किससे? कारखानों से, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो SO2। कौन सी गैस? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पहला था CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 अर्थात मीथेन, O3 और डी है SO2, तो आपका SO2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, बी है शैवाल, सी है आर्सेनिक और डी है विषाणु। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, यह है आर्सेनिक। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आर्सेनिक। तो दोस्तों आर्सेनिक यह क्या है? एक अजैविक। अब आपसे पूछ लेता अगर निम्न में से कौन अजैविक प्रदूषक, तो आप क्या कहते हैं? आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक क्या है? एक अजैविक प्रदूषक है, ठीक है। यह यौगिक अवस्था में आर्सेनिक जो है पृथ्वी के अन्य स्थानों पर पाया जाता है, जैसे ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र के जल में, खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है ये, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक, तो आप कहेंगे आर्सेनिक, ठीक। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, अर्थात आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है चमड़ा उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है रेयान उद्योग और डी है वस्त्र उद्योग। तो किस उद्योग से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? तो कौन सा है वह? चमड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चमड़ा उद्योग, ठीक है। तो दोस्तों चमड़ा उद्योग से जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण, ठीक है, यह मुख्य रूप से चमड़ा उद्योग दो प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों के लिए, ठीक। चमड़ा उद्योग दो प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। BOD इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। किसका? ऑप्शन नंबर ए जलीय वातावरण में, बी मृदा में, सी वायु में और डी उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों किसमें है? जलीय वातावरण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलीय वातावरण में। अब आपसे पूछा जाए कि जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई क्या है? जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई क्या है? तो जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है BOD। क्या हो जाएगा? BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, BOD का अधिक होना, BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। BOD का अधिक होना किसको दर्शाता है? जल के संक्रमित होने को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब जल में O2 की मात्रा, ठीक है, कम होने लगती है, O2 की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात जल में O2 की मात्रा जब कम हो जाती है, ठीक है, तब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, वहाँ बढ़ जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहाँ क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। जहाँ उच्च होता है BOD और DO क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि O2 की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध होता है। O2 की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। BOD, ठीक है, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, अर्थात BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात सर्वाधिक मात्रा में, मतलब कहाँ बढ़ी हुई है, इसकी डिमांड कहाँ बढ़ी हुई है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो जहाँ जल सर्वाधिक प्रदूषित होगा वहीं इसकी डिमांड बढ़ेगी।
जहाँ जल सर्वाधिक प्रदूषित होगा वहीं इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य। ऑप्शन नंबर बी है कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद एवं पटना के मध्य। ऑप्शन नंबर डी है पटना एवं उलुवेरिया के मध्य। दोस्तों इलाहाबाद अर्थात आज के डेट में प्रयागराज कहा जाता है। तो गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। ठीक है, गंगा जो है वस्तुतः अगर देखा जाए तो कानपुर से गंगा नदी भारी मात्रा में प्रदूषण लेकर जो है वह इलाहाबाद की तरफ बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है यमुना, बी है पेरियार, सी है दामोदर और डी है महानदी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा। कौन सी नदी है दोस्तों? दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर। तो यह दामोदर नदी कहाँ है? झारखंड। कहाँ है दोस्तों? झारखंड। और झारखंड के से या दोस्तों झारखंड से के खमार पाट से निकल कर हुगली में मिलती है। कहाँ मिलती है? किस नदी में? हुगली में मिल जाती है। लेकिन झारखंड में ये क्यों इतनी प्रदूषित है दोस्तों? कोयला खदान औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण, ठीक है, क्योंकि जहाँ कोयला खदानें हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, वहीं से वह प्रभावित होती है। और झारखंड में एक जगह है गिरिडीह और दुर्गापुर का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। दुर्गापुर कोयला खदान है। ठीक है, दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर में यह बहती है। ठीक है, 300 किलोमीटर का यह रास्ता तय करती है और वहीं 300 किलोमीटर में यह, ठीक है, बायोलॉजिकल डिजर्ट बन जाती है, जैविक मरुस्थल बन जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपने प्रदूषकों। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से कहाँ के मध्य, तो गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य की जो दूरी है वह नियर अबाउट 300 किलोमीटर की है दोस्तों। ठीक, तो अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है यह। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा में, बी है राजस्थान में, सी है मध्य प्रदेश में और डी है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों ध्यान दे दीजिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में और या भारत में है, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके, बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में, ठीक है, जल आर्सेनिक प्रदूषण अत्यधिक ग्रस्त है। तो भारत में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। भारत के ऐसे 7 राज्य हैं, पश्चिमी राज्य, ठीक है, भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जो आर्सेनिक जल प्रदूषण से प्रभावित है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा असम, छठा मणिपुर और सातवां है छत्तीसगढ़। ठीक, तो भारत के 7 राज्य हैं जो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की चपेट में सर्वाधिक हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भूजल में जो आर्सेनिक की अनुमानित सीमा है वह 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक हो सकती है। 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।